हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों की महिलाओं को दी मुख्य परीक्षा में बैठने की इजाज़त। हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए ताकि मेरिट के आधार पर अन्य राज्यों की महिलाओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होनी है। उत्तर प्रदेश निवासी ऋचा शाही एवं अन्य ने याचिका में कहा कि उत्तराखंड सरकार ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है, जिसकी वजह से वह मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई है। इस तरह का आरक्षण दिया जाना संविधान के कई अनुच्छेदों के विपरीत है। उन्होंने मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिए। 6 मई को आया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। आयोग की अपर सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 मई 2022 को आया। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी की 2 कट ऑफ लिस्ट निकाली गई। उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 79 थी। याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है कि उनके अंक 79 से अधिक थे, मगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। तो महिलाओं के 30% 36 आरक्षण पर लोग। हाईकोर्ट नैनीताल ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा प्रवर सेवा पदों के लिए आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30% 36 आरक्षण देने के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। संशोधित करे मेरिट लिस्ट, अंकों की कटौती भी फिर से जारी करे। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की अपर सम्मिलित प्रवर सेवा में 30% 36 आरक्षण की वजह से बाहर हुई महिला अभ्यर्थियों के मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों की मेरिट सूची को संशोधित करने का आदेश दिया ताकि आरक्षण की वजह से न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक वाली राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह में होनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे खंडपीठ में गोमती उत्तर प्रदेश की ऋचा शाही व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 16(3) का उल्लंघन के आधार पर केवल उत्तराखंड की महिलाओं को दिए गए 36 आरक्षण को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इरोम जेबा ने बताया कि न्यायालय ने आयोग को बिना अनारक्षित उत्तराखंड महिला श्रेणी की सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची को संशोधित और अंकों की कटौती को फिर से जारी करने का आदेश दिया। आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया। मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। सख्त नकल रोधी कानून बनेगा, जुर्माना लगेगा और संपत्ति होगी कुर्क। सख्त नकल रोधी कानून बनाने जा रही है सरकार। पेपर लीक और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकल रोधी कानूनों को बनाने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए नकल रोधी कानूनों के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक्ट के हिसाब से अभी नकल रोकने का खास प्रावधान नहीं है। आज भी आयोग के एक्ट के तहत पर्ची के साथ नकलची पकड़े जाने पर अनफेयर मील रूल के प्रावधान हैं। नकलची अब काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक कर नकल कराने से लेकर ब्लूटूथ डिवाइस से नकल के मामले भी सामने आ चुके हैं। वहीं इन दिनों स्नातक स्तरीय पेपर लीक का प्रकरण भी खूब चर्चाओं में है। ऐसे नकलचियों और नकल माफियों पर नकेल कसने के लिए आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू और सचिव संतोष बड़ौनी ने सख्त नकल रोधी कानून बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव में पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने की सिफारिश की गई है। उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले उम्मीदवारों पर 3 से 5
साल का प्रतिबंध लगाने के साथ ही 5 साल तक सजा की सिफारिश भी की गई है। शासन ने इस प्रस्ताव का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। मेहनत से परीक्षा पास करने वालों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें सरकार निराश नहीं होने देगी। यह भरोसा उन्होंने सचिवालय में उनसे मिलने पहुंचे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है, वहां हमने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए हैं एवं कुछ विजिलेंस को दिए गए हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी मौजूद थे। एजेंसी का मालिक जेल में, आयोग के अफसरों पर कब होगी कार्रवाई? ये प्रीतम आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका पर उठाए सवाल, अन्य परीक्षाओं की भी जांच की मांग उठाई। प्रीतम ने कहा कि आरोपी कंपनी आरएमएस ने मेडिकल एवं पंतनगर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से संबंधित पेपर भी छापे हैं, इसलिए इन परीक्षाओं की भी जांच होनी चाहिए, तब कार्रवाई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। प्रीतम ने कहा कि हाकम सिंह और अन्य के खिलाफ वर्ष 2020 में वीडियो के 196 के लिए हुई भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में मंगलौर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त हाकम को किसने बचाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई परीक्षाओं में धांधली के मामले में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आयोग के पूर्व उपाध्यक्षों और सचिवों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आयोग अध्यक्ष और सचिव की जांच होनी चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद अब तक आयोग की ओर से कुल 88 परीक्षाएं कराई गई हैं। 4 सितंबर 2014 को RBS रावत ने प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 28 सितंबर 2015 को RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को काम दिया गया। टेंडर प्रक्रिया के तहत यह 3 वर्ष तक ही वैध था। अब आयोग की तमाम भर्तियों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इतना कुछ होने के बाद भी न तो एजेंसी के खिलाफ आयोग ने कोई कार्यवाही की है, न ही अपने यहाँ लीक हुए पर्चे की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष रावत और एस राजू दोनों ने ही अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया है। जब पूर्व में टेंडर था कि वैधता समाप्त हो गई थी, तो नए टेंडर की निविदा क्यों नहीं की गई? उन्होंने सवाल किया कि जब आयोग की प्रेस में छपा पर्चा लीक हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ त्यागपत्र देने भर से बात नहीं बनती, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। नौकरियों में युवाओं का हक मारने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते मंगलवार को देहरादून में प्रदर्शन किया। एस्ले हॉल चौक पर प्रदर्शन के दौरान गोगी ने आरोप लगाया कि चुनाव में युवाओं से रोजगार का वादा करने वाली भाजपा सत्ता में आने के बाद चहेतों को बंद दरवाजे से एंट्री दे रही है। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हो रही है और प्रतिभाशाली युवाओं से अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रकरणों की CBI जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, उपेंद्र थापली, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी, पूरन सिंह रावत, विपुल नौटियाल, मोहन जोशी ये आदि लोग यहाँ पर थे। तो सरकार भ्रष्टाचार रोकने में विफल। शर्मा महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष लाल चंद्र शर्मा ने विभिन्न भर्तियों के घपलों पर रोष जताया। एक बयान में कहा गया कि
भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली डबल इंजन सरकार इसे रोकने में विफल साबित हुई है। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना तो दूर, जिन सरकारी पदों पर भर्तियां की गई हैं उनमें भ्रष्टाचार किया गया। उन्होंने इन सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई। पेपर लीक, एक और शिक्षक गिरफ्तार। पेपर खरीद 40 लोगों को कराई नकल। लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं पकड़ा गया आरोपी। 40 छात्रों को रिजॉर्ट में किया था एकत्र। माफिया शशिकांत का दाहिना हाथ। पेपर लीक मामले में एक और सरकारी शिक्षक लोहाघाट से गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि उसे शशिकांत के कहने पर 40 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया था। उन्हें शशिकांत के रिजॉर्ट में नकल कराई गई। इनमें से कुछ पास हो गए तो कई फेल भी हुए थे। इस शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ को कई और लोगों के बारे में अहम जानकारियां मिली हैं। दावा है कि इनमें से कुछ को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान गिरफ्तारियों का दौर जारी है। शनिवार को आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की मालिक राजेश चौहान की गिरफ्तारी के बाद नई कड़ी भी खुली है। इसमें अभी और गिरफ्तारियां होनी हैं, लेकिन कर्मचारियों की चयन में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। एसटीएफ ने मंगलवार को लोहाघाट के सरकारी विद्यालय के शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला के रूप में 29वीं गिरफ्तारी की। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रविवार को शशिकांत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसके रिजॉर्ट में लगभग 60 अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। इन्हें यहाँ प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे। इनमें से 40 अभ्यर्थियों को लोहाघाट का शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला को लेकर पहुंचा था। वह शशिकांत का दाहिना हाथ बताया जाता है। एसएसपी ने बताया कि शशिकांत के रिजॉर्ट में जो अभ्यर्थी रुके थे उनके बारे में जानकारियां जुटा ली गई हैं। ज़्यादातर के घर का पता भी एसटीएफ को लग चुका है। इनमें से कई अभ्यर्थी पास हुए थे जबकि कुछ फेल भी हुए थे। उन्हें पहली पाली का पेपर के स्थान पर दूसरी पाली का पेपर दे दिया गया था। ऐसे में उन्होंने याद भी किया, लेकिन सवाल उस पेपर से नहीं आए। चौहान को मिले रुपए ठिकाने लगाने वालों से होगी पूछताछ। पेपर लीक मामले में एसटीएफ आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की मालिक राजेश चौहान को मिले धन को ठिकाना लगाने वाले उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा कंपनी के अन्य डायरेक्टर भी रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इनमें से भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। शनिवार को आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का मालिक राजेश चौहान गिरफ्तार हुआ था। आरोप था कि उसने 2 करोड़ रुपए में केंद्रपाल को पेपर बेचा था। इसके बाद ही केंद्रपाल ने हाकम के माध्यम से अपनी चेन चलाई। इस पैसे को राजेश चौहान ने खुद के खातों में न लेकर अपने रिश्तेदारों को दिलवाया था। इस पैसे से बहुत सी संपत्तियां भी खरीदने की बात सामने आई है। एसटीएफ को जांच में पता चला कि राजेश और केंद्रपाल को मिलवाने वाली कड़ी भी उसकी ससुराल का एक रिश्तेदार है। इन रिश्तेदारों ने भी इस तरह की कमाई से बहुत सा पैसा बटोरा है। इनमें से कुछ कृषि और अकृषि भूमि धामपुर के आसपास खरीदी गई है। एसटीएफ को अभी तक राजेश की ज्ञात प्रॉपर्टी का ही पता था। इसकी जानकारी एसटीएफ ईडी को भेज रही है। अब बेनामी संपत्तियां भी राजेश के नाम पर हो सकती हैं, इनका पता भी लगाया जा रहा है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सारी जानकारियों को विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है। पकड़े गए हर व्यक्ति के बारे में गहनता से पड़ताल की जा रही है। विजिलेंस जांच में भी ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की पुष्टि। तो अधिकारी के घर पर स्कैन हुई ओएमआर सीट। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर आई है कि भर्ती में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करते हुए चहेतों के नंबर मनमाने तरीके से बढ़ाए गए हैं। यह बात फॉरेंसिक जांच में भी सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ओएमआर
की स्कैनिंग आयोग के अधिकारी के घर की जा रही थी। यह बेहद गंभीर है। इससे इस प्रकरण में आयोग की तत्कालीन अफसरों की मुश्किलें बढ़ना तय है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस इस प्रकरण में गवाहों के भी बयान दर्ज कर चुकी है। कई लोग नकल का वर्तमान प्रकरण खुलने के बाद खुद बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। इधर परीक्षा धांधली से जुड़ा मुकदमा वापस करने के बाद अब विजिलेंस ने आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। इसमें कुछ आरोपियों के पास रिजॉर्ट, फार्म हाउस होने तक की सूचना है। साथ ही कुछ लोग खनन कारोबार से भी जुड़े बताए जाते हैं। विजिलेंस मूल रूप से आय से अधिक संपत्ति के मामले में ही जांच करती है। 2016 में हुई ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती की जांच विजिलेंस ने स्टेटस रिपोर्ट के साथ गृह विभाग को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार इसमें भी OMR सीट से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। गृह विभाग 1, 2, 3 जांच STF को सौंप सकता है। VPDO भर्ती में नकल का मामला सामने आने पर सरकार ने तत्कालीन CS डॉक्टर रणवीर सिंह से इनकी शुरुआती विभागीय जांच कराई थी। इनमें OMR सीट में छेड़छाड़ का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसके बाद मामला विजिलेंस को सौंपा गया। केस दर्ज करते हुए विजिलेंस ने जांच करीब पूरी कर ली थी, पर गत सप्ताह में सरकार ने उक्त जांच भी STF के हवाले करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। PCS परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट दोबारा जारी करे कोर्ट। तो महिला आरक्षण बचाने के लिए सरकार के सामने 4 विकल्प हैं। उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण पर लगाई रोक। प्रदेश सरकार हरकत में आई। महिला आरक्षण बचाने की तरकीब तलाशने के लिए शासन स्तर पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। बुधवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उन विकल्पों पर गहनता से विचार होगा जो महिला आरक्षण बचाने में प्रभावी हो सकते हैं। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली के मुताबिक सरकार अन्य राज्यों में क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था और उससे जुड़े नियमों और आदेशों का भी परीक्षण कर रही है। राज्य की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने वाले शासनादेश पर उच्च न्यायालय की रोक से प्रदेश सरकार असहज है। पहले सरकार साधना से देश निरस्त होने या उस पर रोक लगाने की संभावना के दृष्टिगत अध्यादेश लाने पर विचार कर रही थी, लेकिन फैसला आने और अध्यादेश के विकल्प पर न्याय विभाग के परामर्श के बाद सरकार सभी न्यायिक पहलुओं पर गहनता से विचार करना चाहती है। कमजोर पैरवी से गया आरक्षण का लाभ। तब मैंने कुंजवाल से कहा था, आप आग से खेल रहे हैं हरीश। तो वर्ष 2016 में विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बार फिर बचाव किया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा है कि कुंजवाल को आगाह करते हुए उन्होंने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं। रावत ने कहा कि उन्होंने विधानसभा का सत्र गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया था, चाहते थे कि विधानसभा सचिवालय गैरसैंण से संचालित हो। बकौल रावत, मैंने अपनी यह मंशा विश्व अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के सामने रखी। तब उन्होंने कहा था कि इसके लिए कुछ पदों पर भर्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद वह प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हमने वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग की स्वीकृति के बाद आगे बढ़ाया। वहीं कुंजवाल के बेटे और बहू को नौकरी के सवाल में रावत ने कहा कि इसमें नैतिकता का प्रश्न तो है, लेकिन इससे अनैतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया वैध तरीके से की गई। तो पूर्व CM ने कहा कि कुछ लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए भी विधानसभा के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे भर्ती घोटाले की जांच CBI करे। यदि नियुक्तियों के पैसे की बात सामने आती है तो ऐसा करने वाले को दंड मिलना चाहिए। तो हरीश रावत ने कभी भी किसी की सिफारिश नहीं की
कुंजवाल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने उन पर नियुक्तियों के लिए दबाव बनाया था। यह बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए कभी भी नौकरी के लिए किसी की सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि वह फिर दोबारा रहे हैं कि उनके समय जो भी नियुक्तियां हुई हैं वह वैध हैं। हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इन नियुक्तियों पर अपनी मोहर लगाई है। भर्ती घपला, 40 युवाओं को पेपर बेचने वाला शिक्षक गिरफ्तार। सीटीईटी में नकल मामले में जेल जा चुका है रौतेला। नेताओं के रिश्तेदारों की सूची वायरल। राज्य गठन के बाद विधानसभा में हुई नियुक्तियों की कुछ सूचियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन सूचियों में कई नाम ऐसे हैं जो सीधे भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान इन सूचियों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर तैर रही सूचियों में विधानसभा में नियुक्ति हुए कर्मियों के साथ ही उनके रिश्तेदार नेताओं के नाम लिखे हैं। मंगलवार को हजारों की संख्या में लोगों ने इन सूचियों को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भी चस्पा की विधानसभा की भर्तियों में भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए भाजपा कांग्रेस के नेताओं को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। विधानसभा में सादे आवेदन पर नौकरी मिलने को लेकर भी कई तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सजवाण ने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। सोशल मीडिया में तैर रही विधानसभा में भर्ती नेताओं के रिश्तेदारों की सूचियों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरवीर सिंह सजवाण का नाम भी है। यह सूची सोशल मीडिया पर आने के बाद सजवाण ने सफाई दी कि उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था कि जिस कर्मचारी को उनका रिश्तेदार बताकर सूची वायरल की जा रही है उस कर्मचारी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जूम कीजिए तो दिखेंगे यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक जी, जिनके भाई हकम सिंह के पार्टनर है और पार्टनर भाई के मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये मुख्यमंत्री जी से क्या सेटिंग करने गए होंगे कि ये आपके कयासों पर छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर वायरल हो रही है। भाई भतीजावाद के तहत भर्तियां दुर्भाग्यपूर्ण। त्रिवेंद्र, मेरे कार्यकाल में नहीं हुई कोई भर्ती। रावत, त्रिवेंद्र ने कहा कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में विधानसभा में भर्तियां नहीं हुई। हाँ, भर्ती के लिए फाइल जरूर चली थी। उस समय मैंने कहा था कि भर्ती आयोग के माध्यम से होनी चाहिए ताकि उसमें पूर्ण पारदर्शिता रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत हुई भर्तियां दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि क्या जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वे अपने रिश्ते नाते का भला करे। वह बहुत दुखद है और जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। त्रिवेंद्र ने यह बातें मंगलवार को डाम कोठी में पत्रकार वार्ता में कही। त्रिवेंद्र ने कहा कि वे भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के विरोध में नहीं है। यदि जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो सरकार उसे मानती है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होती है तो हो सकता है कि जिस पर एसटीएफ की नज़र न गई हो उसे सीबीआई सबके सामने ले आए। विधानसभा की भर्तियों को लेकर त्रिवेंद्र बोले, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। यदि सरकार खजाने से किसी को वेतन मिल रहा है तो उसे पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा भाई भतीजावाद के खिलाफ है। बकौल त्रिवेंद्र, मैंने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सुना। वो कह रहे थे कि भर्तियां नियमों के अनुसार हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विधानसभा अध्यक्ष से जांच कराने का अनुरोध करने की बात कही। हमें विधानसभा अध्यक्ष के एक्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के रिश्तेदारों को विधानसभा में नौकरी देने वाले बयान पर त्रिवेंद्र ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठकर सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। यदि कानून बनाने वाला ये कानून को तोड़ेगा तो कानून की रक्षा कौन करेगा। तो ये यहाँ पर पूरी बात है। तो ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।